मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम एक DSSB मैथ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो ऑनलाइन मोड में हुए उनका मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे, मतलब मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। दोनों तरीके के पेपर होंगे इसमें, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी। जैसे आज टीचिंग का पेपर है तो इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे आपको, और जो नॉन टीचिंग होगा वहाँ 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी ये जो DSSB ऑनलाइन मोड में पेपर लेता है वो पेपर TCS बनाते हैं, तो SSC का पेपर भी TCS ही बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि SSC के लिए भी ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ DSSB के लिए नहीं। बाकी ये भी एक तरीके की क्लास ही है। आपको करना ये है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने नज़र आए वहाँ से वीडियो को पॉज करना है और अटैम्प्ट करना है, मतलब उस क्वेश्चन को। अगर जो क्वेश्चन हो रहा है तो फिर आंसर चेक करने के लिए रिज्यूम करो, और नहीं भी हो रहा तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। बाकी एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम आएगी, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल ऑनलाइन का सबका एक जैसा ही है, सब TCS ही ले रहे हैं। अब इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला ये जो पेपर है ना, ये 2018 में हुआ था, देखो PGT पोस्ट के लिए, और सब्जेक्ट था मैथ्स। 20 जो इसमें क्वेश्चन मैथ्स के मिलने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बताया कि एक आदमी 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और फिर वापस लौट आ जाता है उसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आता है, और इस प्रोसेस में जाने में और आने में उसको टोटल 10 घंटे लगे हैं। तो देखो पहले तो ये बताओ कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हो ना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो बोलते हैं इसको प्रतिकूल। इसका मतलब होता है धारा के विरुद्ध जाना, धारा के विरुद्ध जाना, मतलब अगेंस्ट द वाटर। जैसे आदमी तैरेगा अगर इस डायरेक्शन में, तो पानी का जो बहाव होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो आदमी की स्पीड m है और इस बहाव की, करंट की, वाटर की स्पीड w है, तो नेट स्पीड जिससे आदमी तैरेगा वो बनेगी m माइनस डब्ल्यू, मतलब वाटर उसकी स्पीड कम करता है। दूसरा केस होता है देखो डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में आदमी तैरेगा उसी डायरेक्शन में पानी का बहाव भी होगा। आदमी अगर तैरता है इस तरफ, तो जो पानी का बहाव होगा वो भी इसी तरफ होगा। आदमी की स्पीड m, वाटर की w, तो यहाँ जो नेट स्पीड बनेगी वो बनेगी m प्लस w। ये दोनों केसेस पता होने जरूरी है इसको, कि 21 किलोमीटर का तो है वो डिस्टेंस, और अप स्ट्रीम में जाता है। अप स्ट्रीम में जाने का मतलब है कि बहाव इस तरफ होगा, जब आदमी गया होगा इस डायरेक्शन में, तो ये केस बना होगा m माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब 21 किलोमीटर जो उसने तैरा वो m माइनस डब्ल्यू की स्पीड से तैरा। लेकिन जब यहाँ पहुँचने के बाद वो वापस आया होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आदमी इस तरीके से तैर रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बहाव है। तो इसका मतलब ये केस बनेगा m प्लस डब्ल्यू, और उसको जो टाइम लगा है आने और जाने में वो बता रखा है 10 घंटे। इसके अलावा देखो क्या बता रखा है, कहता है कि जितने टाइम में ये आदमी 7 किलोमीटर तैरता है डाउन स्ट्रीम में। इसको मिटा देते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा m माइनस डब्ल्यू, m प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम m माइनस डब्ल्यू। तो डाउन स्ट्रीम में जितने टाइम में 7 किलोमीटर तैरता है उतने ही टाइम में अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर तैरते हैं, मतलब इन सेम टाइम। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सेम टाइम में डिस्टेंस और स्पीड का सेम रेशियो होता है। अब यहाँ से डिस्टेंस का अगर कोई रेशियो पूछे तो वो होगा 7:3। तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो होगा और स्पीड्स का भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो में हमारे पास स्पीड्स आ गई कि m प्लस डब्ल्यू की जगह 7 पुट कर सकते हैं और m माइनस डब्ल्यू की जगह 3, और फिर देखते हैं कि अपना ये टाइम कितना आएगा। तो जब m माइनस डब्ल्यू की जगह आप पुट करोगे 3, तो यहाँ से टाइम की यूनिट आएगी 7 यूनिट्स। इधर m प्लस डब्ल्यू की जगह जब 7 पुट करेंगे तो यहाँ से टाइम की 3 यूनिट आएगी, कि अपने हिसाब से टोटल टाइम लगना चाहिए जी 10 यूनिट, और सही मायने में 10 घंटे ही लगे हम। तो इसका मतलब 1 यूनिट 1 घंटा, और ये डाटा बिल्कुल हो गया अब रियल। और अगर यही रियल डाटा है तो यहाँ से उसने पूछा है कि वाटर की स्पीड बताओ, तो भाई इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब W निकालना होता है तो उसके लिए मैंने पढ़ा रखा है कि दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। 7 में से 3 गया 4, और 4 का आधा क्या होगा 2। तो इस सवाल का आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर। कर लो भाई नोट। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो और आंसर आप भी किया होगा। बाकी मैं बता देता हूँ। देखो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं पहले। एलसीएम लोगे 3 + 2 यानी कि 5/3। समझते चलना ध्यान से, 5/3। अब ये 3 तो चला जाना है ऊपर और 5 से 5 हो जाना है कैंसिल, तो यानी कि ये बचा सिर्फ 3। अच्छा, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ कि 3 × 9 27 और 7 34/9। फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। मतलब इसका प्रोसेस होता है कि हम नीचे से फ्रैक्शन सॉल्व करते चलेंगे। तो 9 × 3 = 27, 34 में से 27 गया, बचा 7/9। फिर से 7/9 का जो 9 है वो वापस ऊपर चला गया और 7 से 7 भी घट गया। तो कुल मिला के बचा इतना 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5, और इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ले सकते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/9। तो 1/5 से 1/5 कटा और 1/9 का 9 ऊपर चला गया, तो इस सवाल का आंसर होगा 9। भाई अगर नहीं समझ में आया या फिर दिक्कत है तो दोबारा से रिवाइंड करना, चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। उनमें से जो बी है वो ए से डबल टाइम लेते हैं। पहले अगर टाइम का रेशियो बनाए तो ये बनेगा 2:1। अच्छा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या टाइम एंड वर्क है, हर क्वेश्चन में ना वर्क सभी के लिए सेम रहते हैं, तो इसलिए टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कोई पूछे कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो 1:2। वैसे ही फील करो कि कोई अगर डबल टाइम ले रहा है तो इसका मतलब वो काम आधा करता है, तभी तो डबल टाइम लगा उसको। तो सीधा कोशिश करो कि हम एफिशिएंसी का रेशियो लिखें। तो यहाँ जो रेशियो बना एफिशिएंसी का वो बना 1:2। बी ने डबल टाइम लिया था तो काम हाफ करेगा। दूसरा रेशियो बन रहा है कि जो सी है वो भी डबल टाइम लेता है बी से, तो हमें तो एफिशिएंसी के बनाने हैं। अगर ये डबल टाइम ले रहा है तो ये काम आधा करता होगा 1:2। अब देखो ये दो रेशियो है अलग अलग, ये बैलेंस्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड होते हैं तो दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होती। तो बताओ बी की वैल्यू सेम कैसे करें, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए डबल करना होगा, और डबल ए भी होगा क्योंकि ए का रेशियो बी के साथ चल रहे हैं। तो फाइनली इन तीनों की जो एफिशिएंसी मिली हमें वो कितनी कितनी मिली। देखो बी दोनों जगह बैलेंस्ड है, तो अब ये तीनों ही बैलेंस्ड है। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। अब कहते हैं तीनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क भी आ सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है कि जिस टीम ने काम किया है, एक तो उसकी एफिशिएंसी, जो टीम थी वो तीनों मिलकर थे ए बी सी, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 7, और टीम ने टाइम कितना लिया, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 126। ये टोटल वर्क है। अब कहता है कि 4 दिन ऐसे थे जब तीनों ने मिलकर काम किया। एक दिन का काम उनका 7 है, 4 दिन उन्होंने काम किया है, तो 4 दिनों में कितना काम करा होगा, 7 × 4 यानी कि 28। रिमेनिंग काम कितना बचा, 98। ये रिमेनिंग वर्क ख़त्म कराना है ए से, और ए की एफिशिएंसी अपनी जो है वो 4 है, तो कितना टाइम लगा इसको चेक कर लो। 49/2 जिसको कह सकते हैं 24:1/2 डेज। करो भाई इसको भी नोट। क्वेश्चन नंबर 4। इस 4th क्वेश्चन में कहता है कि अनिल जो है अपनी सैलरी का 90% खर्च कर देते हैं। अगर मैं मान लूँ कि उसकी इनकम 100 रुपये है, तो उसने खर्च यानी कि उसका एक्सपेंडिचर्स 90 रुपीज़ हुआ, तो फिर सेविंग्स कितनी बची, इनकम में से 90 हटा दो, बाकी सब सेविंग्स है 10 रुपये। अब कहता है कि हुआ ये कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी 32% से। भाई 100 का 32% 32 ही होता है, 32 रुपये बढ़ाओगी तो उसकी नई इनकम कितनी होगी बताओ, 132 रुपये। और 132 रुपये जो वो कमाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बता रखा है पहले से उसकी सेविंग्स बढ़ गई 50% से, ये बचत 50% से बढ़ी। 50% का मतलब होता है 1/2, तो इसका 1/2 5 होगा। 5 रुपये से सेविंग्स बढ़ी तो यानी 15 रुपये होगी। अब एक्सपेंडिचर तो खुद ही निकाल सकते हो, इनकम में से सेविंग्स को माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर्स कितना आएगा, 117।
तो बस उसने यही पूछा है कि पहले से जो उसका खर्च बढ़ा है वो कितने % बढ़े हैं। तो देखो 90 से 117 हो गया, 27 बढ़ा, और 27 किस पर बढ़ा, 90 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर होगा 30%, कि 30% से उसके खर्च बढ़ गए। तारो भाई से भी क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है। इसने बोला सम है 18 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। इंटीजर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो डेसिमल में ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, मतलब कंप्लीट नंबर। जैसे 5 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, लेकिन 8.1 इंटीजर नहीं होगा, या फिर 3/5 भी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार। मतलब अगर ये इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो 8 से शुरू होंगे तो फिर 8 के बाद ही लगातार इंटीजर्स चलाने होंगे। तो ऐसे कोई सीरीज़ होगी 18 नंबर्स की जिसका सम बनना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, जैसे 36 हो गया, 49 हो गया, 25 हो गया, इस तरीके से। चारों ऑप्शन देखो परफेक्ट स्क्वायर में ही है, तो ऑप्शन से कुछ नहीं होना। अब ऐसा सबसे छोटा सम पूछा है उसने, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे छोटे नंबर से एक बार ही चला के देखते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स अभी बताया कि 1 होगा, और 1 के बाद इंटीजर्स को जोड़ोगे अप टू 18 तक। तो ये सम कैसे निकालते हैं भाई, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, मतलब एवरेज इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स। ये सीरीज़ है एपी की। एपी सीरीज़ होती है जहाँ पर अगली और पिछली टर्म के बीच में सेम डिफरेंस चलता है, कॉमन डिफरेंस चलता है। तो वहाँ पर एपी में एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ टर्म्स तो 18 ही होगी 1 से 18 तक। तो एवरेज निकालना है 1 + 18 यानी कि 19/2। अच्छा 2 से 1 घटा 9 बारी, 19 × 9 हुआ 171। तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ 1 से तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि 171 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है। अब क्या करें, अब इधर लिख रहा हूँ 171 और इसको हटा देते हैं। अब अगर अगली ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करनी हुई तो फिर दूसरा सबसे छोटा इंटीजर होता है जो पॉजिटिव, वो 2 होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है तो 2 के बाद भी 3 चलाना होगा, फिर 4, इसी तरीके से लास्ट नंबर 19 बनेगा। अब देखो इस सीरीज़ में दोबारा से वो चीज़ें मत करना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से देखो यहाँ पर सिर्फ 1 से हर एक टर्म बढ़ गई, और ऐसी 18 टर्म्स है जो 1 से इंक्रीज़ हुई है। तो यानी कि नेट सम पहले से 18 ज़्यादा होना चाहिए। तो 171 में अगर 18 जोड़े तो ये सम आना चाहिए 189, लेकिन 189 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो हो सकता है सीरीज़ स्टार्ट करके देखे 3 से, और 3 से भी अगर स्टार्ट करोगे फिर से वही बात है, ये नंबर 3 बनेगा, ये 4, ये 5, मतलब नेट 18 से फिर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो कि आप जब तक 18 जोड़ते चलो इसमें, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। ये 18 जोड़ोगे तो 207 बन रहे हैं, फिर 18 जोड़ोगे, अब पहली बार ही निकल कर आया ऐसा सम जो परफेक्ट स्क्वायर है। 225 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 15 का, तो इसका मतलब ऐसा सबसे छोटा सम 225 होगा। करो भाई इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 6th। इधर देखो ये वाला जो पार्ट है, a² - b² आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं इसको। a² - b² जो आइडेंटिटी होती है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो a + b इंटू में a - b। तो फटाफट से एक बारी दोनों को जोड़ दो और एक बारी दोनों को घटा दो। तो a + b इसका क्या बनेगा, देखो 12 और 8 20, और 0.12 0.12 0.24, यानी कि 20.24। इसका a - b 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। 0.12 0.12 खत्म, 12 में से 8 गया 4। नीचे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, बस ये हो सकता है 0.25 को कॉमन ले लिया जाए। तो 0.25 अगर कॉमन लोगे तो एक 0.25 तो बचा यहाँ से, और इधर से बचा 19.99। अब आ जाओ इधर। अच्छा डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, और अब जो भी मैं इसको सॉल्व करूँगा वो पलट कर लिखूँगा। इस कैलकुलेशन को समझो। देखो 1728 का मतलब, डेसिमल भूल जाओ, 1728 का मतलब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728।
और 1728 की जगह अगर मैं 12 का क्यूब समझ के चलूँ और उसको 12 से डिवाइड करूँ तो 2 बारी 12 बचेंगे, और 12 की पावर 2 क्या होती है 144, और 144 में वापस डेसिमल प्लेस कर दो। तो ये तो बना रहा है 1.44, जिसको पलट कर यहाँ लिखेंगे हम, और ये हो गया ऊपर 3.6 इंटू में 0.02। अब इधर आ जाओ, इधर ध्यान से देखो, ये 20.24 ही बना रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए तभी हो गए सॉल्व। ये 20.24 कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा दो, 2 0 ऊपर ले जाओ, 25 से घटा 16 बारी, तो यहाँ से तो मिल गया 16। इसको सॉल्व करते हैं भाई। इधर देखो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 1 2 3, नीचे 2, अगर मैं एक 0 लगा दूँ तो अब 3 ऊपर 3 नीचे, और जब भी ऐसा होता है तो डेसिमल ख़त्म। अब 36 से ये नंबर कटेगा, 36 गुना 4 होता है 144, और एक 0, और 2 से कटा 20 बारी, यानी यहाँ से निकल कर आया 1/20। बस इसको सॉल्व कर देना, 4 से 4 बारी कटा, 4 से 5 बारी, और 4/5 कितना होता है 0.8। ये इस सवाल का आंसर है भाई, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो 7 क्वेश्चन में एक आदमी के पास 1323 तो है मैंगोज़, 2457 है एप्पल्स, और 2835 है ऑरेंजेस, और वो इन सभी फ्रूट्स को पैक करना चाहता है बॉक्सेस में, और हर एक बॉक्स में क्या हो कि बराबर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हो और एक ही तरह के फ्रूट्स हो, और ऐसे सबसे कम कितने बॉक्सेस की आवश्यकता होगी। देखो भाई ध्यान से, एक तो उसने बोला है कि मिनिमम बॉक्सेस बनाने हैं। मिनिमम बॉक्सेस का क्या मतलब होगा, मिनिमम बॉक्सेस का मतलब होगा कम से कम बॉक्स तो तभी बनेंगे ना जब हर बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट होंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स इन ईच बॉक्स। दूसरी बात, उसने ऐसा भी बताया कि मैक्सिमम तो फ्रूट्स हमने समझ लिया, अब वो कहता है कि बराबर भी होने चाहिए। तो मैक्सिमम का तो मतलब ये है कि 1323 पैक कर दे एक बॉक्स में, समझना। अगर एक बॉक्स में मैंने सोचा कि चलो 1323 मैं पैक करूँगा, तो इसका मतलब मुझे अब हर बॉक्स में 1323 पैक करने होंगे। लेकिन ये नंबर तो 1323 से कट ही नहीं रहा, एक बारी तो पैक कर लोगे, अगली बारी के लिए 1323 आएगा नहीं, कम रह जाएगा, और कम रह गया तो फिर 1323 बनाने के लिए हो सकता है कुछ फ्रूट्स आप यहाँ से लो, और वो चल नहीं सकता क्योंकि उसने ये भी बोला कि भाई सेम काइंड के होने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो बड़े से बड़ा भी हो और तीनों को काट भी सके, तो उसी का नाम होता है HCF। और HCF यहाँ पर बताएगा क्या, फ्रूट्स इन ईच बॉक्स, कि हमें प्रत्येक बॉक्स में कितने फल रखने होंगे, फ्रूट्स इन ईच बॉक्स। तो कुल मिलाकर अब कहानी डिपेंड है HCF पर। हालांकि आंसर HCF नहीं होगा, अगर हमें ये पता चल गया कि एक डिब्बे में कितने फ्रूट्स हैं तो हम उसी से इनको डिवाइड करेंगे कि एक बॉक्स में इतने, तो कितने बॉक्सेस यहाँ से चाहिए, यहाँ से कितने बॉक्सेस चाहिए, और यहाँ से कितने, फिर उन सभी को ऐड करेंगे, वो आंसर होगा हमारा कि इतने बॉक्सेस चाहिए। भाई सबसे पहले तो HCF बताओ कैसे निकालें। HCF निकालने के होते हैं ढेर सारे मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दुनिया भर की चीज़ें होती है। सबसे अच्छे जो 2 तरीके होते हैं ना HCF निकालने के, एक तो होता है कि मिनिमम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब मिनिमम डिफरेंस का मतलब ऐसे 2 नंबर पकड़ो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, और वो दोनों नंबर ये है, शायद कितना डिफरेंस है इनका कर लेना आप। दूसरा तरीका पहले बता देता हूँ, एक और मेथड है, और इस क्वेश्चन के लिए वही सबसे कन्वीनियंट भी है। आप इस नंबर्स को ना रेशियो में बनाओ, जब तक कटता है इसको काटते चलो। जैसे ये शुरुआत में दिख रहा है कि 7 से कटेगा, मतलब 7 से काटते हैं इसको पहले, तो 7 से कितनी बारी कटेगा, 7 एकम 7, बचा 6 और 2 7 अट्ठे 56 और बचा 9। ये 7 से कितनी बारी कटेगा, 7 तिये 21 और 5 और 1। ये 7 से 7 चौक 28, 0 7 पंजे 35। अब देखो भाई ये नंबर 9 से भी कट रही है, तो 9 से काट लेते हैं। 9 से ये नंबर कटा 21 बारी, 9 से ये नंबर कटेगा 9 तिये 27 और कितना बचा 81, यानी कि 9 टाइम्स।
ये 9 से काटोगे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। क्या फिर से कट रहे हैं नंबर? 3 से कटेंगे। अब ये 3 से काट लेते हैं। 3 से ये नंबर कटेगा 7 बारी, 3 से कटेगा भाई 13 बारी, 3 से कटेगा 15 बारी। अब जाकर ये नंबर ऐसे हो गए जो नहीं कट रहे। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कोप्राइम। तो इस मेथड में हमने ये सीखा है कि जब तक नंबर्स कोप्राइम ना बन जाए, मतलब ऐसे नंबर्स ना बन जाए कि वो कटना बंद हो गए, उनको काटते चलो। किस नंबर से काटा हमने? यहाँ से सीधा यहाँ अगर हमें आना था तो इतने बड़े नंबर से काटना था, मतलब 7 × 9 63 × 3 189। तो ये इनका HCF होगा, मतलब एक डिब्बे में हमें 189 फ्रूट्स को रखना होगा। इस मेथड के यूज़ से एक काम और भी हो गया, अब डिवाइड करना नहीं पड़ेगा आपको। जो कोई और मेथड से करता अब उसको 189 से डिवाइड करना पड़ता इन तीनों को, तब जाकर ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आते हैं। अपना काम इस मेथड ने पहले ही कर दिया। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो 7 + 13 + 15 यानी कि 35। तो कम से कम 35 बॉक्सेस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उतारो भाई। चलो भाई, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है। कहता है 2 एलॉय है A और B, जिनमें कॉपर और जिंक का रेशियो 4:1 और B में 3:5 है। कहता दोनों को मिक्स किया गया। अब देखो यहाँ से जो मिक्स किया वो किस रेशियो में किया वो भी गिवन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब उठा के मिला दिया। बता रखा है उसने कि भाई अगर जो यहाँ से उठाए हम 9 पार्ट तो B का उठाना होगा 4 पार्ट। ये रेशियो हमें गिवन है कि 9:4 में मिलाकर एक तीसरा नया एलॉय तैयार करना है जिसका नाम C रख लेते हैं। तो उसमें कॉपर और जिंक का क्या रेशियो बनेगा। बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है कि इनकी नेट क्वांटिटीज़ को इस रेशियो में तैयार करना है। एक बार चेक करते हैं कि ये अभी किस रेशियो में बन रखे हैं। 4 और 1 5 यूनिट और 3 और 5 8 यूनिट। तो ये तो रेशियो 5:8 बना रहे हैं, जबकि इनको बनाना चाहिए 9:4। अगर मान लो ये रेशियो पहले से 9:4 बनता तो कुछ नहीं करना होता। ये एडिशन यहाँ कॉपर होता, ये एडिशन यहाँ जिंक होता, बट यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, देखो इस नंबर को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस नंबर को 5 से, ताकि मैं इनको पहले 1:1 में बना सकूँ। यहाँ से रिक्वायर्ड रेशियो में जाना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैं इनको पहले इक्वल बना रहा हूँ। इक्वल के लिए इनका LCM 40 था और 40 बनाने के लिए ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से। अब क्योंकि ये 1:1 बन चुके हैं तो 1 से 9 बनाने हैं तो एक 9 से मल्टीप्लाई और करो, और इस 1 से 4 बनाने हैं तो एक 4 से मल्टीप्लाई और करो। तो इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे पहले ये देख लेना कि ये दोनों आपस में कुछ कटते तो नहीं है। तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 ने काटा 2 बारी। इसका मतलब है सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को 5 से। तो ऊपर वाले नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर्स को 5 से। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो 72 और 15 ये तो बना 87। 18 और 25 यानी कि 43 ये फाइनल एलॉय में रेशियो होगा कॉपर और जिंक का। उतारो भाई इसको भी। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 9th। अब इधर तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, बस एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है कर्ली ब्रैकेट और ये होता है बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है कर्ली ब्रैकेट और फिर होगा बिग ब्रैकेट। अब इसको अब जब सॉल्व किया होगा आपने तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो पहले 5 में से 3 गया तो भैया बचा 2। अब 2 × 2 हो गया -4। 2 में से 4 गया तो बचा -2 और -2 + का 5 हो गया 3। तो इस पूरे ब्रैकेट ने बनाया 3। अच्छा 2 और 3 5
और 5 में से 10 गया तो -5, और -5 इसके साथ बनाएगा प्लस के -5। अब गलती मत कर देना कि पहले इसको माइनस कर दो, बोर्ड मास पढ़ रखा है, बोर्ड मास में पहले क्या होता है डिवाइड, तो 5 जब 5 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1, और फिर 5 में से 1 गया तो ऊपर तो बचा भाई 4। अब नीचे देखो, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो, 20 और 3 23, 29 में से फिर 23 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 48 का आधा होता है 24, तो 24 और 6 हो गया 30, और 1/6 जब 30 का निकालोगे तो आएगा 5, तो 3 और 5 8 और 4 12, मतलब इसने बनाया 12, और 4/12 होता है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो ये वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0.3 एंड 0.4। ये इसका आंसर था भाई, करो नोट इसे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन ने बताया कि किसी आर्टिकल को 20% डिस्काउंट पर बेचने पर X% का लॉस होता है, बट अगर इसे मार्क्ड प्राइस पर बेचे तो 15% का प्रॉफिट होता है। सेकंड कंडीशन को उठाते हैं, देखो कि इफ़ इट इज़ सोल्ड एट मार्क्ड प्राइस। भाई ध्यान रखना कि अगर कभी भी मार्क्ड प्राइस पर वस्तुओं को बेचा जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस बना। सेलिंग प्राइस का जनरली मतलब होता है जिस रेट पर बेचा गया, और बेचा तो मार्क्ड प्राइस पे गया, तो इसका मतलब मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पर बता रखा है कि 15% का प्रॉफिट होता है। 15% प्रॉफिट को चाहे तो आप फ्रैक्शन में तोड़ लो, या फिर सीधा लिख दो कि अगर कोई सामान 100 में ख़रीदा है तो 115 में बेचा है, और 115 सेलिंग प्राइस के साथ साथ मार्क प्राइस भी है। अब आ जाओ पहली कंडीशन में, जब उसने 20% डिस्काउंट पर बेचा था, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया था और मार्क प्राइस पर दिया भी जाता है, तो 115 का 20% क्या होगा, मतलब 115 का 1/5 क्या होगा, 23 होगा। तो इसका मतलब है 23 रुपये का डिस्काउंट अगर दिया इसने पहली कंडीशन में, तो सामान को बेचा कितने में होगा, 92 में। और अगर 100 वाला सामान 92 में जा रहा है तो यानी 8% का लॉस हो गया, और उसने बता रखा था कि X% का लॉस हो गया, तो X की वैल्यू होगी 8%। उतारो भाई। क्वेश्चन नंबर 11th कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 13,600 रुपये, और जो अमाउंट है वो दे रखा है 16,456 रुपये। भाई एक चीज़ समझ लो, जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही दे देना तो क्वेश्चन चाहे आगे पढ़ना भी मत, सबसे पहले उनका रेशियो ज़रूर बनाना। अब आप यहाँ पर भी सबसे पहले इनका रेशियो बनाओ, और रेशियो बनाने के लिए ऐसा मत करने लग जाना कि इसको 2 से काटें। सोचो कि 136 किसके टेबल में आता है, कोई ऐसा टेबल तो याद होगा, 17 के टेबल में 136 आते हैं, कितनी बारी में, 17 8 136 और 2 0। 17 से अगर इसको काटे तो 17 गुना 9 153 हुआ, बचा कितना 11, अगला नंबर 5, और 17 का टेबल जब आप पढ़ोगे 6 बारी तो 102 हुआ, बचा कितना 13 और 6 136 कितनी बारी में आएगा, 8 बारी में। अब इसको 8 से काट लो, ये आ गया 100, और 8 से काटोगे तो 121, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना 100 और 121। अब देखो इस क्वेश्चन में ना छोटी सी गलती ये है, छोटी सी क्या बड़ी गलती ये है कि ना तो रेट गिवन है ना ही टाइम गिवन है। अगर टाइम गिवन होता तो रेट निकाल लेते, रेट गिवन होता तो टाइम, बट इधर दोनों ही गिवन नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने रेशियो से पढ़ा है ना, तो इतना ज्ञान उसके पास है कि वो उस गलती को समझते हुए आंसर इसका ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उसको नज़र आ रहा है कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो टाइम इसका मतलब होगा 2 साल का, स्क्वायर का मतलब पावर 2। अगर मान लो ये बन रहे होते क्यूब तो फिर वो टाइम लिखता 3 साल, तो टाइम अब 2 साल है तो रेट भी निकाल सकते हो। अब रेट कैसे निकालें,
कि 2 साल में क्या करना होता है, इन्हीं का अंडर रूट करना होता है। अंडर रूट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके हर साल प्रिंसिपल कितना होता था और अमाउंट कितना। तो हर साल 10 रुपये 11 रुपये बन जाते हैं। तो इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिलता रहता है हर साल, और ब्याज हमेशा मिलता है प्रिंसिपल पर। परसेंट के लिए 100। तो अब रेट भी निकाल लिया यहाँ से, कितना आया रेट, 10%। अब आगे इसने बोला है कि इसी प्रिंसिपल पर, मतलब कि 13,600 पर 1 साल का कितना ब्याज बनेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, यानी 10%। अब जब बात ही 1 साल की हो रही है तो CI/SI के तो बारे में सोचो ही मत। 1 साल में CI और SI सेम होते हैं। अच्छा, क्या होगा इसका 10%, मतलब अमाउंट पूछा है उसने। अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल है 13,600 और 13,600 का 10% होगा 1,360 रुपये। और जब 1,360 रुपये इसमें जोड़ोगे तो ये कितना होगा बताओ, 0, 6, 9 और 14, तो 14,960 रुपये का अमाउंट बनेगा ये। करो भाई नोट। अगला सवाल है भाई 12th। देखो इधर एक साथ ना उन नंबर्स का LCM लो जो कन्वीनियंट नंबर्स है, जो आसान नंबर है, जिनको एक साथ लेने पे LCM में दिक्कत ना हो। एक साथ अगर सारा LCM ले लिया तो कैलकुलेशन बड़ी होगी। 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, इनका LCM एक साथ ले सकते हैं। 40 LCM होगा इनका। 40 बनाना है 20 से मल्टीप्लाई, इधर 8 से, इधर 5 से, और इधर 2 से। तो ये बना भाई 20 और 8 28, 5 33 और 2 35/40। अब फिर से देखो कोई ऐसा सेट जो आसान हो जिनका LCM लेना, तो 1/11 और 1/110 का LCM लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक 0 लगा दो तो LCM हो गया इनका, मतलब 110, और 10 और 1 हो गया 11। समझ रहे हो ना इस बात को, वापसी हटा देते हैं इसको। अब 11/110 बनेगा 1/10, और 1/10 को अगर मैं 40 बनाना है मुझे इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना बना, 4/40। तो लिख देते हैं इसको भी साथ में, 4/40। अब कौन से 2 नंबर बचे, अब बचा 1/41 प्लस 1/1640। तो ये भी 41 का ही मल्टीपल है। 41 × 40 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका LCM बनेगा 1640, और 164 यही सॉल्व कर देते हैं इसको। 1640 इसका LCM होगा। तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 40 और 1 41, और 41 से तो ये कटता है कितनी बारी, 40 बारी। तो ये कितना बना, 1/40। अब बस डिनोमिनेटर सभी के सेम है, ऊपर एज इट इज़ ऐड करोगे तो वो भी 40 बना रहे हैं, और 40/40 होगा 1। अगर कोई दिक्कत आई तो फिर से रिपीट करके दोबारा से देख लेना। करो नोट। अगला सवाल है भाई 13th। इसमें कहता है कि 2 नंबर्स का LCM और HCF का सम, मतलब कि LCM प्लस HCF, और दूसरा दे रखा है LCM माइनस HCF। LCM और HCF का सम है 592, और LCM माइनस HCF है 518। तो पहले तो इनको अलग अलग कर लो। यहाँ से LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ LCM इन दोनों का सम बना, या फिर LCM इन दोनों को जोड़ के वही 2 नीचे आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ो और हाफ करो। ये बन रहा है 1110, और 1110 का हाफ क्या होगा बताओ, 555। और अगर LCM 555 है तो फिर HCF क्या होगा, मतलब हम 555 में कितना जोड़े कि 592 बने, 37। HCF हुआ 37। अब इसके बाद आगे की थ्योरी पता है आपको कि जब 2 नंबर गिवन होते हैं, मतलब जब HCF गिवन होता है तो 2 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जिन 2 नंबर्स की बात हो रही है वो नंबर होंगे इस फॉर्मेट में, 37A और 37B। अब सम दे रखा है हमें, जब अगर हम इनका सम करें तो 37 कॉमन हो गया,
इनटू में a प्लस बी जो कि 296 है, तो a प्लस बी की वैल्यू होगी 8, 37 इसको 8 बारी काटेगा। अच्छा, दूसरा अपने पास LCM भी है। इन दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा, मतलब 37 तो दोनों के साथ ही है, कॉमन हो गया, और AB LCM है कितना 555 निकाला था अभी, तो यहाँ से AB की वैल्यू होगी 15। अब ऐसे दो को प्राइम नंबर, क्या दो नंबर ही बता दो जिनको जोड़ के 8 और मल्टीप्लाई करके 15 बने। तो एक हो सकता है भाई 5, एक हो सकता है 3। A होगा 5 तो B होगा 3, दोनों ऐड करके 8 बनेंगे और मल्टीप्लाई करके 15 भी बनेंगे। अब उसने पूछा डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करने के लिए नंबर मत बनाना। एक नंबर तो होगा मतलब 37 गुणा 5, दूसरा होगा 37 गुणा 3, दोनों के साथ 37 है ही, तो ब्रैकेट में 5 माइनस 3, और 5 में से 3 गया 2, 37 दूनी 74, ये इनका डिफरेंस बनेगा। करो नोट। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसने बोला 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। तो ऐसे 3 सर्कल्स हो गए, मान लो ये पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तीनों की रेडियस बता रखी है। अब बोला इसने A सबसे छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी रेडियस A हुई, और ये गिवन भी हमें 8। दूसरी जो रेडियस है B, ये बता रखी है 9। लेकिन जो तीसरी रेडियस है वो नहीं बता रखी, उसको C बता रखा है। ये था पूरा। अब इसने ये भी बोला है कि जो बीच वाला सर्कल है, ये मिडिल सर्कल, ये बाइसेक्ट करता है उस एरिया को जो एरिया रखा है सबसे छोटे और सबसे बड़े सर्कल के बीच में, और सबसे छोटे और सबसे बड़े सर्कल के बीच में ये वाला एरिया आ रखा है, ये वाला। और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया होगा इस पार्ट का वही एरिया होगा इस पार्ट का। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, ये वाला एरिया मतलब ये जो एरिया चल रहा है, और दूसरा ये वाला एरिया, ये दोनों आपस में होंगे इक्वल। तो दोनों के एरिया निकाल के इक्वल कर दो। अब कैसे निकलता है इस पोर्शन का एरिया, तो ये तो बहुत छोटी क्लासेस से बढ़ते आ रही है। मान लो कि ये वाली रेडियस स्मॉल r है, ये वाली रेडियस कैपिटल R है। तो अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैपिटल पाई इंटू में कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसे निकलता है इस पोर्शन का एरिया। तो ऐसे हमें दो एरिया निकालने हैं। पहले तो बताओ अगर ये वाला एरिया निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। इन दोनों सर्कल के लिए ये बड़ा सर्कल है और जिसकी रेडियस 9 थी, तो यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। दूसरा एरिया निकालना है मुझे इस पार्ट का, तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए बड़े सर्कल के एरिया में से ये वाला सर्कल का एरिया हटा देते हैं, ये वाला आ जाएगा, इक्वल है ही दोनों। पाई कैपिटल मतलब जो बड़ी रेडियस है बड़े सर्कल की, वो रेडियस है C, यानी C स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल की, तो इस सर्कल की रेडियस थी 9 यानी कि 9 स्क्वायर। तो भाई पाई से पाई हो गया कैंसिल, इस माइनस 9 स्क्वायर को भी वहीं भेज दो, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। ये सॉरी माइनस होगा, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो ये हो गया रूट। तो 81 81 162, 162 में से 64 गया तो बचा 98। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर C होगा अंडर रूट 98 के इक्वल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 49, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो आंसर होगा 7√2। करो भाई नोट। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बेस्ड है इस पाई चार्ट पर। अब इस पाई चार्ट को देखो ध्यान से समझो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन से लेकर आना है छोटी कैलकुलेशन पर। टोटल एम्प्लॉयज़ जो एक कंपनी में काम करते हैं वो है 2850, और 5 डिपार्टमेंट है इस कंपनी में, तो कितना परसेंट किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये 2850 इस पाई चार्ट से तो बता रखा है ये। अब आ जाओ इस टेबल पर। अब जैसे प्रोडक्शन में जितने भी लोग होंगे
अगर उन्हीं लोगों को फिर हम बांटेंगे 11:8 में, तो वहाँ से डाटा खुलेगा कि कितने इसमें मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। मेन बात ये है कि जो दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे थे वो दोनों में से एक क्वेश्चन था परसेंटेज में, मतलब आंसर उसका परसेंट में था, और दूसरा जो आंसर पूछा है वो पूछा रेशियो में। और कोई भी डाटा अगर परसेंटेज में या रेशियो में पूछा जा रहा है तो उसके लिए रियल डाटा की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। मतलब इसको हटाओ और ऐसा डाटा लो जो अपने लिए कन्वीनियंट हो, जो ईजी हो। इस 2850 को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इन सब का परसेंट हटा दूँ तो इसका मतलब होगा अब ये टोटल 100 आदमी हो गए कंपनी में काम करने वाले। ये पूरा 100% बन रहा था, परसेंट हमने हटा दिया, तो इसका मतलब 100 लोग काम करते हैं। और इन 100 में से कितने आदमी प्रोडक्शन में है? 38, अकाउंट्स में 14, आईटी में 16 और मार्केटिंग में 22, एचआर में 10। अब थोड़ा इस टेबल को और इस पाई चार्ट को ना आपस में बैलेंस करते हैं। जैसे प्रोडक्शन में मिलाकर 11 और 8 19 लोग हैं एक तरीके से, एचआर में 8 और 7 15, आईटी में 8 लोग काम करते हैं, मतलब इस रेशियो के हिसाब से। मार्केटिंग में 11, 7 और 4 11, और अकाउंट्स में 2 और 5 7। अब बड़े ध्यान से देखो, अकाउंट्स में 7 नहीं है, 14 है, डबल। मार्केटिंग में 11 नहीं है, 22 है, मतलब कितना अच्छा डाटा है। आईटी में 8 नहीं है, 16 लोग हैं। प्रोडक्शन में 19 नहीं है, 38 है। बस एक दिक्कत एचआर की है कि एचआर का मल्टीपल नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, एचआर को फ्रैक्शन में चला लेंगे। बाकी अब काम ये करो कि इसको 100 को हटाओ और ये डाटा इसके हिसाब से बना दो। और इसके हिसाब से बनाने के लिए जैसे पता चल रहे हैं, प्रोडक्शन 38 नहीं 19 होना चाहिए, अकाउंट्स 14 नहीं 7 होना चाहिए, मतलब सभी नंबर्स हाफ है एचआर को छोड़ के। तो इसलिए मैं इसको हाफ़ करने जा रहा हूँ। अब 100 की जगह 50 कर लेते हैं इसको, और इन सब नंबर्स को भी हाफ़ कर लो। 19 हो गया, ये 7 हुआ, ये 8 हो गया, ये 11 हुआ, और ये 5 हुआ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें मेल्स और फीमेल्स को इस रेशियो में बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो बांट ही लिया हमने, बस बांटना है तो एचआर को बांटना है। और एचआर को कैसे बांटना है? देखो 5 बनाना है हमने टोटल, और रेशियो जो है मेल्स और फीमेल्स का एचआर में वो है 8:7। तो 8:7 का मतलब हुआ कि 15 यूनिट्स, बट उसको बनाना 5 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 5/15 होगी, यानी कि 1/3। अगर 1 यूनिट 1/3 है तो यहाँ पर मेल्स 8 है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8/3, और 7 यूनिट की वैल्यू होगी 7/3। अब इससे क्या हुआ कि जब जो मर्जी डाटा में उठाना पड़े कोई दिक्कत नहीं आनी। और अब दोनों पार्ट्स के, मतलब दोनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईजिली दे सकते हो आप। तो देखो 15th क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्या पूछा है? 15th क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो फीमेल्स एचआर में काम करती है, एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल्स है 7/3, प्लस मेल्स जो काम करते हैं अकाउंट्स में जो कि है 2। ये कितना प्रतिशत बनाते हैं आउट ऑफ टोटल फीमेल्स के? और टोटल फीमेल्स होगा यहाँ से, तो फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी ऐड करो। 8 5 13, 13 और 4 17 और 5 22, प्लस 7/3, 22 प्लस 7/3, और परसेंट के लिए 100। इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये 3 दूनी 6, 7 और 6 13/3, 22 × 3 66 प्लस 7 73/3, परसेंट के लिए 100। अच्छा 3 से 3 कट गया और ये बचा 13/73 गुना 100। इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 17.8%। बाकी इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को भी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी, ये नोट करो आप एक बारी। लास्ट कैलकुलेशन बनी थी 13/73 × 100। 13 का कोई मल्टीपल होता है 73 के आसपास, 78 होता है। मैं इस डाटा को ना थोड़ा समझने के लिए 78 बना रहा हूँ।
वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये 1/6 बनेगा और 1/6 100 पर 16.66% बनाते हैं। अब बस ध्यान से ये समझो कि बड़ा परसेंटेज किसका होगा, जिसके 13 नंबर आ रही है 73 में से या 13 नंबर आ रही है 78 में से। तो हर कोई यही चाहेगा कि 13 नंबर उसके ज़्यादा में से ना आए, कम में से आए। तो इसका मतलब है ये परसेंटेज इससे बड़ा बनेगा, और इससे बड़ा सिंगल एक ही ऑप्शन था इसमें, वो था 17.8%। तो इसको यहाँ ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। करो नोट भाई। इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा है 16 क्वेश्चन में ये पूछा है इन्होंने, रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन आईटी। आईटी में कितने मेल्स काम करते हैं भाई? 3, प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेल्स भी जोड़ दो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल्स है 7, कि इनका क्या रेशियो बनेगा, किसके साथ? टू दी नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स हैं उनके साथ, यानी कि 8 के साथ। तो भाई ये बना 10, ये बना 8 और रेशियो बन गया 5:4। ये सवाल का आंसर होगा। उतार लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखो 6 कंपनी है ABCDEF, और ये जो ब्लू लाइन है ये बताती है 2012 के प्रॉफिट परसेंट, और ऑरेंज लाइन बताती है 2011 के प्रॉफिट परसेंट। अब इन्होंने बता रखा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है कंपनी ने, वो ये फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर्स इंटू 100 तो हुआ है परसेंट के लिए। बेसिकली प्रॉफिट इस तरीके से वो निकाल रही है। अब इसने क्वेश्चन में ये पूछा है 17 में कि कंपनी ए को 2011 में, मतलब कंपनी ए का 2011 में 21 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर था खर्च, और 2012 में इसी कंपनी ए का खर्च 25 करोड़ था। तो दोनों साल की मिलाकर इनकम बतानी है उसकी। देखो भाई ध्यान से, कंपनी ए की बात हो रही है 2011 में और 2012 में। कंपनी का प्रॉफिट परसेंट देखना पड़ेगा। तो कंपनी ए का जो प्रॉफिट परसेंट है 2011 में, वो तो है भाई 35%, और इसी कंपनी का जो प्रॉफिट है 2012 में वो है 30%। अब बनाओ इसकी फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन होती है 7/20, और इधर इसकी फ्रैक्शन होगी 3/10। इस फ्रैक्शन में कौन सी टर्म किसको डिनोट कर रही है वो तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है। ये भी एक फ्रैक्शन है कि नीचे वाला नंबर तो है एक्सपेंडिचर, इधर भी ये नीचे वाला नंबर होगा एक्सपेंडिचर, ऊपर वाला नंबर है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर भी ये नंबर बता रहे हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब बस ये बता दो कि यहाँ पर इनकम 27 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई? जब एक्सपेंडिचर 20 है तो हम किस नंबर में से 20 को घटाएं कि ये 7 आ जाए? 27 में से। तो इसलिए इनकम जो है 2011 में कंपनी ए की वो 27 है। 2012 में अगर एक्सपेंडिचर 10 है तो बताओ मैं 10 को घटाऊँ किस नंबर में से कि 3 आ जाए? 13 में से। तो ये इनकम होगी 13, और ये यूनिट चल रही है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितने यूनिट है इस कंपनी का, मतलब कंपनी ए का 2011 में 20 यूनिट, जबकि बताओ उसने रखा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो 21 करोड़ है। मतलब इस 20 यूनिट की वैल्यू 21 करोड़ है। तो 27 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है अगर हम चाहते हैं इसकी इनकम निकालना। 27 यूनिट से पहले एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 21/20 इंटू में 27, ये 27 यूनिट की वैल्यू होगी, और ये करोड़ में चल रहे हैं। इधर आ जाओ। इधर भाई एक्सपेंडिचर 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट की वैल्यू 25 करोड़ है। तो अगर यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू मतलब खर्च जो है वो 25 करोड़ बता रखा है और यूनिट्स में 10 है, मतलब
25 करोड़ सॉरी। यहाँ हमें 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अगर जो हम इनकम निकालना चाहते हैं, तो 25/10 गुणा 13। अब बस इन दोनों को ऐड करना बाकी रह गया। तो जब इनको सॉल्व कर लेना, आप ऐड करोगे तो 60.85 इतने करोड़ आ जाएगा। करो भाई इसको सॉल्व। अगला सवाल जो 18 है वो भी इसी डाटा पे बेस्ड है। यहाँ इसने बोला कंपनी ई के 2011 और 2012 में खर्च बराबर है। तो पहले तो देखते हैं 2011 और 2012 में इनका प्रॉफिट परसेंट है कितना। तो 2011 में भाई कंपनी ई को 40% का प्रॉफिट होता है और 2012 में 55% का। दोनों की फ्रैक्शन बना लो। ये फ्रैक्शन होती है 2/5 और ये फ्रैक्शन होती है 11/20। अभी मतलब यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा, दोबारा से लिख देते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो कंपनी यूज़ कर रही थी यहाँ पर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू में 100। तो मेनली ये चीज़ समझनी है कि नीचे वाला नंबर एक्सपेंडिचर है, नीचे वाला नंबर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर उसने सेम बता रखा है। तो इनको सेम कैसे बनाए बताओ। 20 है, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों के एक्सपेंडिचर सेम हो गए। अब मान लो मुझे इनकम निकालनी है, इनकम का रेशियो पूछा है मुझसे। तो इनकम निकालने के लिए फिर से वही बात कि 20 तो एक्सपेंडिचर है 2011 में, प्रॉफिट है 8 का, और प्रॉफिट निकल रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। तो इसका मतलब इनकम 28 ही तो होगी। 28 में से 20 घटाओगे तभी 8 आएगा। तो इसकी तो इनकम होगी 28। अब ऐसे इसको समझो कि एक्सपेंडिचर 20 है इसका, ये भी 20 लिख दिया। इनकम इसकी भाई कितनी होनी चाहिए ताकि इसको प्रॉफिट 11 का हो जाए। मतलब मैं किस नंबर में से 20 को घटाऊँ कि 11 बचे, 31 में। तो इसका मतलब है इसकी इनकम होगी 31। तो ये रेशियो बना भाई 28/31 उतार लो। चलो भाई इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 और 20 एक जैसे क्वेश्चन है। इधर देखो ग्राफ बता रखा है आपको। जो ये ब्लू है ये तो है टारगेट, और ये जो ऑरेंज है ये है एक्चुअल। टारगेट का मतलब है कि इतना बनाना था और बना इतना लिया। अब बस सिंपली परसेंटेज निकालना है। कहता है कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशन इन फरवरी एंड जून। तो फरवरी और जून में हमें जोड़ने हैं एक्चुअल वाले नंबर, मतलब ऑरेंज वाले नंबर। तो जोड़ो दोनों को। फरवरी में तो है ये 42 और जून में है ये 57, मतलब 42 + 57। ये कितना परसेंट कम है नंबर किससे? जनवरी, मार्च और मई के टारगेटेड प्रोडक्शन के। तो देखो जनवरी में जो टारगेटेड मतलब ब्लू वाला जो पोर्शन है वो दिखा रहा है 40, मार्च में ब्लू वाला दिखा रहा है 38, और मई में जो ब्लू वाला दिखा रहा है वो है 47। जोड़ो में इनको कितना बना? 40 40 80 110 118 और 125, और ये बना 99। तो ये नंबर इससे कितना कम है? 26। किससे? 125 से, और परसेंट के लिए 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 20.8%। करो नोट। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें सवाल में बोला डिफरेंस बताना है टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर फरवरी, अप्रैल, मई। तो टारगेट वाला जो था वो ब्लू था, आपको ब्लू वाले ऐड करने हैं। फरवरी में तो है ये कितने? 35। उसके बाद ऐड करना है आपको ये अप्रैल वाला। अप्रैल में ब्लू वाला 55 है, और तीसरा होगा मई में। तो मई में भाई ब्लू वाला है 47। मतलब ये अब बताना है कितना कम है, मतलब इनका अंतर कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन इन, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब था ऑरेंज वाले से। तो अब ऑरेंज वाले ऐड करने हैं आपको। एक तो जनवरी के
48 है, जो कि दूसरा मार्च, तो मार्च में है ये 50 और तीसरा उसने बोला है जून में, और जून में ये है आपका 57। बस इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें। तो ये कितना बना, 35 और 55 हो गया आपका 90, 90 और 47 हो गया आपका 137। इधर ऐड करोगे तो 98 और 2 मतलब 155, और ये अंतर बन रहा है 18। तो यही इस सवाल का आंसर है। तो यहाँ ये पेपर कंप्लीट हुआ। बाकी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 से 2 बारी वीडियो को देखना और बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे बना लेना। आज के लिए इतना रखते हैं, बस थैंक यू।